रेड टोंक है, डील नदी के किनारे है। लिख लिया? क्या हुआ? लिखवा दिया ना? क्या क्या चीज़ें लिखी बताओ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये लिखा? सिक्के हो गए थे ना, एक पॉइंट और लिख लो। गजमुखी यक्षिणी की प्रतिमा, इसकी मूर्ति मिली। वो यक्ष की प्रतिमा थी, ये यक्षिणी की प्रतिमा। ऐसे लिख लो, यक्षिणी की प्रतिमा। शुंग काल की, मतलब मौर्यों के बाद के काल की। हाँ। ठीक है। ये जो एक भरूत स्तूप है एमपी में, बौद्ध स्तूप है ना, उसकी वेदिका पर, उसकी चार दीवारी पर जो यक्षिणी की प्रतिमा है, उसके एक जैसी है, एकदम फोटोकॉपी है उसकी। ठीक है। वो नोह में मिली थी, जाक बाबा यक्ष की प्रतिमा। वो भी इसी टाइम की है। शककालीन, शकों का काल भी यही था और शुंगों का काल भी यही था, मौर्यों के बाद का काल। ठीक है। जोधपुरा, जयपुर में। कौन सी नदी किनारे? साबी नदी किनारे। और क्या है इसमें? या कह दो। ठीक है। जो लोहे की अशुद्ध धातु होती है उसको एस्क बोलते हैं। जमीन से जैसे जिस अवस्था में खोद के निकालते हैं वो अशुद्ध धातु, उसको एस्क बोलते हैं। उससे शुद्ध लोहे की धातु जितनी वो शुद्ध कर सकते थे, उसके लिए वो भट्टी होती है एक। आजकल उसको बोलते हैं वात्या भट्टी, साइंस में पढ़ोगे आप, वात्या भट्टी। उस टाइप की भट्टी यहाँ से मिली है। सोनारी। ये कांतली नदी किनारे। इसमें वही सेम चीज़ मिली है।
लोहा गलाने की, लेकिन ये प्राचीनतम है। लोहा गलाने की प्राचीनतम पट्टियाँ मिली। ठीक है, ये बाद की है, ये पहले की है। यहाँ से एक लोहे का प्याला मिला, कटोरा। ठीक है, वैसा कटोरा भारत में किसी भी लोहयुगीन सभ्यता में नहीं मिला। ये लो। और लोहयुगीन सभ्यताओं की एक मृदभांड की विशेषता है। कौन सा मृदभांड मिलता है लोहयुगीन सभ्यताओं से? हाँ, वो तो सबसे पहले पाषाण काल में, सबसे लास्ट वाला NBPW था ना। हाँ, ये इसी टाइम उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड, उत्तरी काले पोलिसदार मृदभांड, ये लोहयुगीन सभ्यताओं की और मौर्य युग वगैरह की इनकी विशेषता। ये चीज़ें भी यहाँ से मिल गई। बाकी दो जगह बताई थी, ईसवाल उदयपुर और एक बरौर गंगानगर, बस केवल जिले का नाम याद रख लो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। लोह काल समाप्त हो गया। क्या अवधि बताई थी? इसकी अवधि क्या बताई थी? 1100 से 600। अब 600 BC से क्या होगा? महाजनपद काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े जनपद बनने शुरू हो गए। उसके बाद आ जाएगा मौर्य युग। तो अपन एक पहले सभ्यता को पढ़ लेते हैं, बेराट की सभ्यता। ठीक है, तो अपन बेराट को केवल मौर्य युगीन सभ्यता मानते हैं, लेकिन इससे पहले के भी कुछ अवशेष मिले हैं, उसके बाद के भी अवशेष मिले हैं। तो अपन बेराट सभ्यता को पढ़ लेते हैं, फिर क्रम से शुरू करेंगे। राजस्थान के संदर्भ में सिंधु सभ्यता पढ़ लिया, लोहयुगीन सभ्यता पढ़ लिया, आर्य सभ्यता पढ़ना है, मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता, उसमें एक दो बात करेंगे। फिर जनपद काल में कौन कौन से जनपद थे। ठीक है, फिर मौर्य युग में क्या था, मौर्यों के बाद में विदेशी आक्रमण हुए, कहाँ कहाँ हुए, राजस्थान में कहाँ किस जगह पर उनके अवशेष मिले करे, गुप्त काल में क्या हुआ। ठीक है, इतिहास में राजस्थान के संदर्भ में गुप्त काल की क्या स्थिति है, और गुप्तों के बाद में कौन सा काल था, हर्षवर्धन वगैरह के, और उसके बाद अपना राजपूत युग आ जाएगा। हाँ, पॉसिबली आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, आज नहीं होगा तो कल तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके राजपूत युग आ जाएगा। क्लास मिस की ना। ये एक मृदबांड का टाइप है। मृदबांड की चार अलग अलग संस्कृतियां बताई थी, उसमें लास्ट वाली संस्कृति है, उसका नाम है उत्तरी काले पोलिसदार मृदबांड। उत्तरी, उत्तरी, नॉर्थ ब्लैक, ये क्या पेंटेड नहीं होगा, पॉलिश्ड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले चमकीले या पॉलिशदार के दो, चमकीले मृदबांड। ये इस युग की विशेषता, लो युग, मौर्य युग वगैरह की। चलो अब करते हैं बेराट। विराट कहाँ है? जयपुर में।
ठीक है, यहाँ खुदाई से खूब सारी पहाड़ियाँ हैं। बैराट में खूब सारी 4-5 पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों से खुदाई की तो वहां से अवशेष मिले। कौन कौन सी पहाड़ियाँ वो देख लेते हैं। बीजक डूंगरी, भीमसेन डूंगरी, ज्यादा अवशेष इन दो डूंगरियों से मिले। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से अशोक का इन दोनों डूंगरियों से, बीजक डूंगरी भीमसेन डूंगरी से। ठीक है, इससे क्या मिला। हाँ, और बुद्ध की ये मूर्ति। हाँ, शिलालेख क्या हुआ। बबरू का शिलालेख। हाँ, ये जैसे मेरा नाम है। ठीक है, अब आप क्या पढ़ोगे बताओ। क्यों राजेंद्र नहीं हो सकता। अंग्रेज पढ़ेगा, इसको राजेंद्र पढ़े, तो वो तो उच्चारण का फर्क है, उस पर क्यों जा रहे हो। हाँ, हाँ, तो आपकी जो आदत हो रखी है वो पढ़ो ना, उच्चारण पे मत जाओ। ठीक है। भीमताल भी है, जहां पर भीम ने लात मारी थी, गड्ढा हो गया, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए वहां से पानी निकल गया। ठीक है। बाकी ओवरऑल में और खूब सारी चीजें मिली है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ। अशोक के जो स्तंभ है सारे, जो चुनार पत्थर है, चुनार जगह का नाम है, चुनार से लाया हुआ पत्थर है, उससे पॉलिशदार स्तंभ और बिना पॉलिश वाले दोनों के टुकड़े मिले। खूब सारे टुकड़े मिले, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में मिले। हाँ, ये यूपी में पड़ता। हाँ, तो जब वो जैसे भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तो अशोक के सारे स्तंभ चुनार से लाए हुए, वहां से खोदकर वहीं से मिले हैं, चुनार के पत्थर। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने रेफरेंस में दे दिया कि भाई ये पत्थर वहां चुनार से लेके आते थे।
ठीक है। अब यहाँ के खुदाई वगैरह किसने की थी? ठीक है, तो सबसे पहला 1837 में ये वाला शिलालेख मिला, बबरू शिलालेख। ठीक है, फिर यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ना, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इस टाइम में उसकी स्थापना हो गई थी और पहला अध्यक्ष यही था, कनिंघम। ठीक है, क्या कह रहे हो? अभी और आएंगे, 4-5 होंगे। ठीक है, पूछ सकते हैं भाई ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा उत्खनन करता नहीं था। ये 1837 की बात है, 1864 में और उत्खनन किया इसने, वापस सर्वे किया। इसी का चला था, कनिंघम का ही। इससे दूसरा अशोक का शिलालेख खोज लिया। मतलब इस स्थल से संबंधित कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट थे, यहाँ पर कौन कौन पहुंचे? ठीक है, और लास्ट आएगा आपके शुरुआत वाले ध्यान रखने हैं, कैप्टन बर्ट वाला। बाद वाले मान लो आ जाए तो आप ध्यान में रहेगा कि भाई हाँ इतने सारे थे और इसमें ये नाम जाने पहचाने। भंडारकर साहब ने तो अशोक कालीन इतिहास केवल शिलालेखों के आधार पर ही लिख दिया, दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे अशोक के शिलालेख में खूब सारी इतिहास से संबंधित सामग्रियां, कहाँ मिला, जहाँ से मिलता है उसका मतलब वो उसके अधीन है, उस पर क्या लिखा हुआ है, निर्देश दिए थे ना जनता को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को,
उस बेस पे इसने पूरा इतिहास लिख दिया। अशोक का है ना? हाँ, क्या था? हाँ, वो तो ब्राह्मी लिपि थी ना, अशोक अपना मौर्यों की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ये लो। ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये तो केवल भारत के संदर्भ में थी। क्यों? मौर्यों का साम्राज्य कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य ने ठेठ अफगानिस्तान तक स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ जो शिलालेख मिले अफगानिस्तान वगैरह, वहाँ लिपि अलग है। ज़्यादातर में ये ब्राह्मी लिपि है। उधर कुछ दो चार शिलालेख मिले, उसमें अलग लिपि है। अब यहीं से क्या था, जब ये खुदाई कर रहे थे तो केवल ये मौर्य के शिलालेख ही नहीं मिले, और भी चीज़ें मिली है। अब जैसे इससे पहले पाषाण काल के गुफाएं थी, यहाँ पर डुंगरियाँ हैं, पहाड़ है, तो वहाँ पे गुफाएं बनी हुई है, तो वो पाषाण काल की गुफाएं भी मिली है। उसके अंदर विशेष प्रकार की लिपि है। जैसे ब्राह्मी लिपि है ना, वो लिपि नहीं है। शंख की तरह के अक्षर बने हुए हैं, उसको शंख लिपि बोलते हैं। तो जैसे सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ पाए वहाँ की लिपि को, तो ये जो शंख लिपि है इसको भी ये नहीं पढ़ पाए, तो ये एक रहस्यमयी लिपि है, और कहीं जगह से मिली नहीं है, यहीं से मिली है। तो वो चीज़ भी लिख लेते हैं। चलें आगे। हम्म। चुनार। पहले भी नाम आया था ना इसका, तो इसका नाम तो पहले भी आया था ना, चुनार। नौ में आया था। कहाँ पे? बीजक डोंगरी। डोंगरी यहाँ से कैसे लिपि मिली है? ठीक है, इसको अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए। शंख लिपि, ये जो पाषाण कालीन गुफाएं हैं जहाँ पर इंसान रहता था पाषाण काल में, तो ये गुफाओं के अंदर चित्र वगैरह बनाते थे। ठीक है, शंख कैसा होता है पढ़ नहीं पाए ना। जैसे सिंधु लिपि थी, कैसी थी? भावचित्रात्मक थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। यहाँ एक एक लाइन ही मिली है, पता ही नहीं चल रहा कैसे लिखी हुई है। हाँ, उसके जैसा नाम देते हैं, उसके जैसी नहीं है ना। हाँ भाई, जैसे सारे अक्षर संग के जैसे, कोई संग टेढ़ा, कोई सीधा, कोई ऐसे, कोई आड़ा। अब मैंने भी नहीं देखी है कैसी है वो लिपि, इसी वजह से उसका नाम दे दिया संग लिपि, जैसे उसके अक्षर है। खोजने वाला अपना नाम दे देता, नाम हो जाता इतिहास में।
महाभारत काल, इसमें क्या था? इसका जिक्र आता है क्या महाभारत में? कहाँ? ये भीमताल तो अभी बता दिया, तो मतलब क्या है, पांडवों ने अज्ञातवास यहीं बिताया था। महाभारत तो देख रखी है ना सबने? नहीं देखी है? पांडवों ने अपना अज्ञातवास वगैरह यहीं बिताया था, मत्स्य नगरी में। मत्स्यों की राजधानी थी विराटनगर। यहाँ पर सबने वो छद्म वेश धारण किया था। अर्जुन ने कौन सा वेश धारण किया था? क्या नाम था उसका? हाँ, उसकी शिक्षिका बनी थी डांसर। फिर वहीं पर उसकी जो बेटी थी उत्तरा, उसको डांस सिखाया था। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से शादी हुई थी यहीं से वापस। हाँ, ये सारी चीजें तो उसका जिक्र कर देते हैं। हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, महाभारत में लास्ट में, अब वो पता नहीं, वो महाभारत की बात है। जो विश्वास करते हैं उसमें अज्ञातवास, ये कल्पना है केवल, अपन केवल जिक्र कर देते हैं, इसका कोई सबूत वगैरह नहीं है। शरंद्री, यही नाम था? शरंद्री तो द्रौपदी का नाम था। अर्जुन का क्या नाम था वहां पर? मुझे याद नहीं आ रहा। है? ये जरूर मिला, आज भी है भीमताल। किसने बनाया ये पता नहीं, ये कथा है कि भाई भीम ने वहां पर द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए लात मारी थी, तो वहां से तालाब बन गया, गड्ढा हो गया। अर्जुन ने तीर मारा तो बाण गंगा निकल गई है। और पत्थर में मुक्का मारा तो पोल बन गई, पांडु पोल है ना अलवर में। हाँ। हम्म। उसके ऊपर ही रख दी? अच्छा, इसके ऊपर से। ओके। देखो, क्या है कि जैसे आप पुराण पढ़ोगे ना, पुराण कैसे लिखे गए हैं? पुराण आज लिख रहे हैं, देखो पुराण आज लिखे जा रहे हैं, ठीक है, आज लिखे जा रहे हैं। ऐसा समझ लो 1857 का संग्राम के बारे में लिख रहे हैं आज। तो वो कैसे लिखे गए हैं कि ऐसा होगा, वो मंगल पांडे ऐसा करेगा, मतलब इतिहास को भविष्य काल के रूप में लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्या हुआ कि पुराण उससे पहले लिखे गए होंगे 1857 की क्रांति से पर। तो हो सकता है महाभारत में भी जैसे ये पांडुपोल वगैरह किसी ने देखा होगा, भीमताल। हाँ। हाँ। हम्म। ये लो, ये नहीं देखिए रामायण महाभारत मैंने ज्यादा। जगह जरूर मिलेगी, जगह जरूर मिलेगी।
भाई जगह मिल गई, पर या तो वहां पे कोई अशोक, जैसा अशोक ने शिलालेख छोड़ा, या तो वैसा कुछ शिलालेख होता। अब तो ये कथा उस स्थान के संबंध में कथा हो गई, वो महाभारत वालों ने जोड़ ली होगी। भाई साहित्य में भी तो लिखते हैं ना। हाँ। ठीक है। हाँ, अब करते हैं मौर्य काल। ये बता ही दिया आपको बबरू शिलालेख। ठीक है। इस बबरू शिलालेख में क्या है? अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था का संकेत मिलता है। ठीक है। ये त्रिरत्न किसके हैं? दोनों धर्मों के हैं ना। अपन जैन धर्म के ही पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है। इसके भी त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के भी। बुद्ध खुद हो गए, धम्म हो गया, और उसका संग हो गया। इसको त्रिरत्न बोलते हैं। इसमें अशोक की आस्था है। अब जब अपन मौर्य काल पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया या नहीं किया। तो उसके साक्ष्य ढूंढे जाते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो उसका एक साक्ष्य यह है कि यहाँ बैराट से जो बबरू शिलालेख मिला है, उसमें वो घोषणा करता है, वो इसमें आस्था प्रकट करता है बुद्ध, धम्म और संघ में। ठीक है। साथ में ये भी यहाँ पर एक सूची मिलती है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, कि बौद्ध भिक्षु कौन कौन से ग्रंथ पढ़े, उन ग्रंथों की सूची भी यहाँ पर मिलती है। दूसरा प्रश्न ये रहता है कि एक तो अशोक का खुद का निजी धर्म क्या था। निजी धर्म तो जैसे नेपाल में एक दो शिलालेख मिले हैं और छोटे शिलालेख मिले, वहां से ये साबित हो जाता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बात आती है शिलालेखों में जो धर्म इसने अंकित कराया, अशोक के जो शिलालेख है उसमें खूब सारे नैतिक आचरण के नियम वगैरह हैं, सदाचरण के नियम हैं। बूढ़ों से, जानवरों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मणों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारी चीज़, अनुशासन के सारे नियम दे रहे। उससे कहीं साबित नहीं होता है कि वो धर्म भी बौद्ध धर्म था। वो एक अलग ही आचार संहिता थी उसकी। अशोक ने क्या किया, आम पब्लिक पर बौद्ध धर्म थोपा नहीं कि मैंने स्वीकार कर लिया तो आप भी स्वीकार करो बौद्ध धर्म, ये नहीं कहा। उसने ये क्या, जो सारे धर्मों में सामान्य नैतिक संहिता है उसका पालन करो कम से कम। शिलालेखों में यही अंकित कराया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत वगैरह, नियम वगैरह वो उसने अंकित नहीं कराए, वो सामान्य आचरण संहिता अंकित कराई। तो यहाँ से अपन को यह मिलता है कि अशोक का निजी धर्म कौन सा था। ठीक है। अब और मुद्राएं। मौर्य काल में कैसी मुद्राएं होती थी? आहत या पंचमार्क। और किसकी बनी होती थी? चांदी की बनी होती थी। ठीक है। अब मुद्राओं के साथ में ये भी लिख दो कुछ और काल की है। यूनानी, मेनांडर की मुद्रा, इसकी भी मिली है यहीं से, है ना। और जो विदेशी था हूण, तोरमाण और मीरकुल।
इनकी भी मुद्राएं मिली है। बाद के हैं, मौर्य काल के बाद आए थे ये मेनांडर, तोरमाल, हूण वगैरह, लेकिन जब मुद्राएं लिख रहे तो इसके साथ में ही लिख दिया मैंने। मौर्य काल की भी है, मेनांडर की भी है, और तोरमाण हूण की भी है। हूण ने ही इस नगरी को नष्ट किया था। ये तोरमाण था ना, इसने ये क्या, शिव भक्त थे हूण है, अभी अपन के आगे आएगा, शिव भक्त थे, तो जहां भी बौद्ध धर्म की चीजें थी उसको सबको नष्ट कर दिया। बाकी और हो सकता था यहाँ से और जानकारियां मिल जाती, लेकिन इसने खत्म कर दिया था। बाकी चीजें मैंने आपको वहां लिखा दी थी, उसमें जो मैप में था वो, यहाँ लिख लो बोले। कहते हैं राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है ये। कहाँ से? वो बिजक डूंगरी से, मौर्यकालीन। बौद्ध मंदिर, विहार, स्तूप और बुद्ध की मूर्ति भी मिली है यहाँ से। हाँ, ये मिनांडर, इसने विष्णु जी का धर्म अपना लिया था, कृष्ण भक्त था ये। अंग्रेजों के अलावा जो भी विदेशी थे, अंग्रेजों से पहले जो भी विदेशी आए, उन्होंने क्या, यहाँ की संस्कृति अपना ली। किसी ने कुछ अपना लिया, किसी ने कुछ अपना लिया, और यहीं बस गए, वापस नहीं गए। अंग्रेजों की स्थिति अलग थी। उन्होंने भारत को कभी अपना घर नहीं माना, इन्होंने अपना घर बना लिया। तो ये स्थितियां हैं, यहाँ की जो कल्चर है इसको अपना लिया। आप लिख लेना नीचे वाली लाइन, में यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, वो अभी पढ़ रहे थे ना, उत्तरी काले पोलिसदार मृदबांड, इसका सबसे बड़ा राजस्थान का स्थल है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा ये ऐसे मृदबांड यहीं से मिले हैं, और ये सारे मौर्यकालीन हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, मौर्य काल में मैंने तीर का निशान बनाया ना। ये भी मौर्य काल का, ये भी मौर्य काल का। ये केवल मैंने ये जो मुद्राएं लिखी है ना, इसमें ये दो चीज नहीं लिख दी है, ये मौर्योत्तर युग, ये दोनों। पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, ये भी लिख लो। ये विध्वंस किया था मिहिरपुर, विराटनगर का विध्वंस हूणों ने किया था। गुप्तों का पतन हुआ ना, उसके बाद आए थे ये हूण। क्यों किया इसने? ये शिव भक्त थे, धर्मांध थे, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। हाँ, नहीं नहीं,
जैसे ही गुप्त साम्राज्य खत्म हुआ, गुप्त साम्राज्य का विनाश भी इन्होंने ही किया था। गुप्त साम्राज्य में अयोग्य शासक होने लगे तो बाहर से विदेशी आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमणकर्ता ये थे हुण। तो जो बच्चा खुचा गुप्त साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया। हाँ, ये दो दो ही नाम मिलते हैं हुणों में, मिहिरकुल और तोरमाण। इसका बेटा था तोरमाण। ठीक है। एक और लिख लो। मुगल कालीन टकसाल भी मिली सिक्के डालने की, मुगल काल की, ठेठ बाद की बात है, मध्यकाल की। अब अपन पढ़ रहे हैं वैदिक काल। क्या होती थी? वैसे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के ये क्या किताबों में है केवल? जो वेद हैं, वैदिक साहित्य, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये केवल किताबों में, इनका कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला। जो लिखा गया है उसकी पुष्टि नहीं हो रही। जैसे रामायण महाभारत कहते हैं ना कल्पना है, तो वैसा ये भी हो सकता है, ये भी कल्पना ही हो, आर्यों का भारत में आक्रमण वगैरह झूठी कहानी हो। यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग थे, उन्होंने अपनी सत्ता को, खुद को दूसरों से ऊपर बताने के लिए आर्यों के आक्रमण की कथा गढ़ दी हो। यह भी हो सकता, संभावना है, नकार नहीं रहे हैं। तो इनके कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो राजस्थान में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जो साहित्य में जो जिक्र मिलता है वो अपन भी देख लेते हैं। राजस्थान के संदर्भ में क्या मिलता है? इनकी प्रिय नदी थी, ये कौन थे बसाने वाले? आर्य थे। ठीक है। सबसे पवित्र नदी थी इनकी, पूजनीय, वो थी सरस्वती। ठीक है। तो सरस्वती का अफवाह अपने राजस्थान में भी था। ठीक है। इस टाइम में सरस्वती और गगर दोनों बहती थी, और गगर को क्या कहते थे? ध्वस्वती बोलते थे उस टाइम। ठीक है। इसके बीच का प्रदेश था, उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मवर्त। पूरे एरिया को आर्यावर्त बोलते थे। ठीक है। इनके बीच का इलाका था, उनको ब्रह्मवर्त बोलते थे। आर्यावर्त तो सुनते हैं ना आप, भारत का नाम भी है आर्यावर्त। तो सरस्वती ध्वस्वती के बीच का प्रदेश ये राजस्थान में पड़ता था। ये इलाका कहाँ है? राजस्थान में, और विशेष तौर से उत्तरी राजस्थान, है ना, उत्तरी राजस्थान कर दो। अब जो ऋग्वेद वगैरह की रचना की वेदों की, तो इन नदियों के किनारे ही हुई। तो क्या कहते हैं भाई, सरस्वती ध्वस्वती इनके किनारे पर भी इनकी रचना हुई। कोई भौगोलिक संदर्भ वगैरह नहीं मिलता है वेदों में। वेदों में क्या बात कर रही है? ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान वगैरह के संदर्भ में बात नहीं, कोई छोटी मोटी बातें मिल जाती है, कोई छोटी मोटी बातें ही मिलती हैं भौगोलिक ज्ञान। अगर भौगोलिक ज्ञान मिलता या इतिहास लिखने के रूप में ये कुछ लिखते तो राजस्थान की खूब सारी बातें होती। राजस्थान में किसका राजपाट था, कौन कौन सी जातियां थी वगैरह। उनका तो उद्देश्य ही ये था, कुछ ज्ञान की बातें करनी है, शिक्षा देनी है लोगों को, न कि भूगोल की जानकारी देनी है। इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं मिलती है इतिहास से संबंधित। और ये जो पश्चिमी विद्वान है वो तो कहते हैं भारतीयों को इतिहास का ज्ञान ही नहीं था प्राचीन काल में। कुछ हद तक ये सही भी है। कभी भी इतिहास लिखने के संदर्भ में कभी बुक्स लिखी नहीं,
या तो कोई साहित्य लिखा या कोई धार्मिक साहित्य लिखा। प्राचीन भारत में यह समस्या आएगी, और लिखा भी तो उठपटांग से लिखा, कहीं पर तिथि का जिक्र वगैरह नहीं किया, या फिर चापलूसी की, निष्पक्ष इतिहास वगैरह नहीं लिख पाए। तो वेदों के अंदर तो अपन को इतनी दो बातें ही मिलती है राजस्थान के संदर्भ, और कुछ बातें नहीं मिलती। पूरे भारत के संदर्भ में भी केवल नदियों के नाम वगैरह मिलेंगे, कहाँ बसे हुए थे, केवल इतनी जानकारी मिलती है, इसके ज़्यादा और कोई जानकारियाँ नहीं मिलती है। ठीक है, ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात कर लो। मैं ये ले लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं इस, हाँ हाँ जरूर, यहाँ पर एक चीज़ मिलती है, दसरा की युद्ध हुआ था। यहाँ नहीं लिखना चाहिए, इसका संदर्भ यहाँ नहीं आएगा, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। दसरा की युद्ध, ठीक है, वैदिक काल में हुआ था। किसके बीच में? आर्य और अनार्य जातियां थी, पंचजनों के बीच में। तो उसमें जो राजा सुदास था, उसने जिनको हराया, जिन जातियों को हराया, उसमें एक जाति थी सिवी। हाँ, बाद में सिवी जनपद बना ना। तो इस टाइम में ये सिवी यहाँ रहती नहीं थी जाति, ये पाकिस्तान में रहती थी, ये पाकिस्तान में रहती थी, तब हराया था। बाद में जब विदेशियों के आक्रमण हुए ना, सिकंदर वगैरह के, तब वहां से भागकर ये राजस्थान में आ गए थे, और खूब सारी जातियां। हाँ, 10 युद्ध में लिख देता हूँ, चलो आगे जिक्र आएगा तो यहाँ और लिख देता हूँ। राजा सुदास, पंचजन प्लस अन्य जातियां, इसमें थी ये लो, तत्कालीन समय में पाकिस्तान के पंजाब में निवासरत थी। तो यहाँ इसका जिक्र करना भी उचित नहीं है। इसकी विजय हुई थी, उसको हराया था। ये वर्सेज लिखा है ना, राजा सुदास वर्सेज पंचजन और अन्य जातियां। हाँ, परोसणी रावी, ये लो, ठीक है। वेदों में, ऋग्वेद में इसका नाम परुषणी मिलता है, रावी नदी का नाम। हर काल की दो दो चार चार बातें मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी। राजस्थान कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था, अलग अलग जातियां रह रही थी, और वैसे भी कोई उपजाऊ वगैरह कुछ था नहीं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, कोई ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। ठीक है, बड़ा साम्राज्य स्थापित किया तो राजस्थान को भी लपेटे में ले लिया, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, समुद्रगुप्त आएगा, हर्षवर्धन आएगा। बस केवल ये दिखाने के लिए कि पूरे भारत पर हमारा कब्जा है, या पूरे उत्तर भारत पर कब्जा है, इसलिए जीता था। तो वहाँ के जो इतिहासकार, जैसे हर्षवर्धन का है दरबारी जिसने इतिहास लिखा, या समुद्रगुप्त का है, तो वो केवल इतना ही जिक्र कर लेगा, राजस्थान को जीता। कौन कौन शासक थे, किस शासक को हराया वगैरह, इसके नाम नहीं मिलते, वरना अपना राजस्थान का इतिहास लंबा हो जाता और अपन को तकलीफ होती, है ना। अच्छा किया।
ठीक है। ये इससे पहले की बात है, दोनों के साथ में बात कर रहे हैं, जनपद युग और महाजनपद काल। देखो ऐसे चला, ठीक है, ये वाली अवधि है। इसके बाद क्या होगा? उसके बाद गुप्त। हम्म, यही तो क्रम है, ये तो क्रम ध्यान रहना चाहिए इतने टाइम। हाँ, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर ये एक ही अवधि में अलग अलग या साथ में हो गए, सूत्र काल, महाकाव्य काल, महाजनपद काल, जैन और बौद्ध धर्म, ये एक ही अवधि के। फिर मौर्य काल आ गया, इसी में यहीं पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, फिर मौर्य काल आ गया। ठीक है, और यहाँ पर हुआ था आक्रमण, इसके बीच में ही सिकंदर आक्रमण। ठीक है, पहलव ईरानी थे, ईरान है ना अभी, ईरान। शक, कुषाण, पहलव, इंडो ग्रीक, ये इस टाइम इस काल को कहते हैं मौर्योत्तर काल। ये विदेशी थे, विदेशियों का आक्रमण हुआ था। और भारत में कौन थे? सुंग सातवाहन, ये भारत में थे। ठीक है, अभी वैसे जिक्र आएंगे, अपन पढ़ेंगे तो इनका बार बार जिक्र आएगा। और इसके बाद अपना आ जाएगा राजपूत युग। शुक्र है ये एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की क्लास में हो रहा है यहाँ तक इतिहास राजस्थान का, वरना एक महीना तो लग ही जाता, वरना। हाँ, तो ये कम पढ़ना पड़ रहा है, अच्छी बात है। तो मैं ये बताना चाह रहा था, वैदिक काल में क्या था, गुम्मकड़ जीवन था, आर्य एक जगह पर बसे नहीं थे, और मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, कृषि इनका सेकेंडरी व्यवसाय था। ठीक है, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो जमीन से इसका लगाव नहीं था। तो फिर क्या था, इनका जन से, आदमियों से लगाव था कि ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा कबीला है, उनसे लगाव। उस कबीले का किसी जमीन से लगाव नहीं था, तो केवल जन की अवधारणा थी। जन लोग ही कहते हैं ना, वैदिक काल में केवल जन की अवधारणा थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया और वो स्थायी रूप से रहने लग गए। तो अब जमीन का मूल्य हो गया, उनका जमीन से लगाव हो गया, ये जमीन मेरी है, ये जमीन उसकी है। तो यहाँ पर जन से जनपद की अवधारणा होगी।
और ये जो जनपद आपस में जुड़ने लग गए तो महाजनपद बन गए। यही है महाजनपद, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन यही पढ़ना चाह रहे हैं, जनपद और महाजनपद। महाजनपद मतलब जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे जनपद थे। ऐसा नहीं है पूरे भारत में केवल 16 वो महाजनपद ही थे, छोटे छोटे जनपद भी खूब थे। तो उसका भी साथ में जिक्र कर लेंगे, और महाजनपद में कौन कौन से थे वो भी अपन जिक्र कर लेंगे। चलो ठीक है, तो कौन से महाजनपदों में, ठीक है, ये 16 में से 3, राजस्थान में 16 में से 3 पढ़ते थे। कौन कौन से? कुरु, मत्स्य और सूरसेन। और बाकी अन्य जनपद। ठीक है, कुरु कहाँ था? राजस्थान के संदर्भ में बात करो तो उत्तरी अलवर। ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करो तो वर्तमान दिल्ली इनका मुख्य इलाका था, और राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, वही है क्या? खांडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया पांडवों ने, वही। विराटनगर इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, ये भी यही मिलता है। अलग अलग इलाकों में इनका राज पड़ता। और यूपी क्या राजधानी थी? मथुरा। जो 16 जनपदों के नाम मिलते हैं बड़े, उसमें से 3 अपने राजस्थान में, और तीनों ये हैं कुरु, मत्स्य और सूरसेन। अन्य क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण। तो क्या हुआ? सिकंदर तो वहीं से चला गया था, पोरस से युद्ध लड़के। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में झेलम नदी के तट पर वो युद्ध हुआ था। तो वहां से वो वापस चला गया था, आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन वहां पर सिकंदर ने जिन जिन जातियों को हराया, तो जैसे ही हारी वो वहां से भागकर राजस्थान में आ गई। यहाँ अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दिए। कौन कौन से थे?
मालव, अर्जुनायन, योद्धेय, शिवी, साल्व और रजन्य। ये तो समझ गए होंगे कि कृष्ण का संबंध किस जनपद से था। मथुरा राजधानी आपको वहीं से था। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? जयपुर, अजमेर और मेवाड़ का कुछ। ठीक है, ये यहाँ पड़ते बीच में। ठीक है, जो जगह थी टोंक में, नगर जगह का नाम है, शहर का नाम है, इसको करकोट नगर भी बोलते हैं। यहाँ पर इन मालवों के खूब सारे सिक्के मिले, बहुत ज़्यादा, हजारों की संख्या में। तो इस नगर का नाम ही मालव नगर रख देते हैं। तो मालव नगर बोलते हैं। ठीक है, वैसे सिक्के रेड में भी मिले, वो भी टोंक में था। ये मालव नगर है। ये कहाँ था? वहीं अलवर, भरतपुर, वहाँ पता नहीं क्या था। ये भी थे तीनों, और ये भी है। गंगानगर, हनुमानगढ़। सीवी कहाँ था? चित्तौड़, मुख्य जगह थी मेवाड़ क्षेत्र, और इनकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी।
और यहाँ पर हुआ था यूनानी आक्रमण। यूनानियों ने इसको नष्ट कर दिया था। इसके साक्ष्य मिलते हैं, पतंजलि का महाभाष्य वगैरह, गौर की संहिता है, महाभारत से भी जिक्र मिलता है कि यहाँ पर यूनानियों का आक्रमण हुआ था मध्यमिका नगरी में। नाम लिखना चाहो तो ये याद इजीली रहेगा, मिनांडर। ठीक है, हाँ? ये यूनानी, इसको यवन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका आक्रमण हुआ इस मध्य में, नीचे लिखा यूनानी आक्रमण में नष्ट, और ये यूनानी कौन थे? मिनांडर आक्रमण करता। और ये था भरतपुर। ठीक है, समझ में तो आया ना? पक्का? यहाँ कंफ्यूजन होगा आपके? और कहीं सारे अलवर भरतपुर ही है। ये केवल उत्तरी अलवर है, यहाँ पूर्वी अलवर आ गया, भरतपुर धौलपुर आ गया। अब ये जब देगा ना इलाका, उसके साथ में कुछ हिंट देगा, उसके साथ में कुछ हिंट देगा, या तो राजधानी दे देगा। अलवर भरतपुर धौलपुर देके साथ में राजधानी देगा, इस इलाके में जिसकी राजधानी मथुरा थी, कौन सा जनपद था? या फिर ऐसा पूछेंगे कि मत्स्य जनपद राजस्थान के किस इलाके में था, तब तो अपना काम समाप्त हो गया, अलवर भरतपुर धौलपुर ऐसे। ठीक है, चलो कल पूरा हो जाना चाहिए क्वेश्चन।